नमस्कार। पाठ का नाम है अतीत में दबे पांव। कक्षा 12 की वितान से लिया गया है ये पाठ। और आइए देख लेते हैं। ओम थानवी जी की रचना है ये। इस पाठ में बताया गया है कि पुरातात्विक स्थलों ये जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनके बारे में बताया गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, और वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा जो है वह पंजाब का पुरातात्विक स्थान है, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर भी बसा था। तो आइए देख लेते हैं पाठ अतीत में दबे पांव। लेखक शुरुआत करते हैं जहां पे वे बताते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है प्राचीन समय में ही नहीं बल्कि आज के समय में भी दुनिया के सबसे ज्यादा व्यवस्थित बसे हुए नियोजित शहर जो है वे माने जाते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय के तो ये सबसे ज्यादा परिपक्व दौर के शहर रहे हैं। यह सबसे जो मोहनजोदड़ो में ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है और सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहाँ पर हुई है और यहाँ पे कहते हैं कि बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चित्रित भांड वगैरह आदि मिले हैं। भांडे होते हैं मतलब बर्तन, साज सामान, खिलौने आदि मिले हैं। और वहां ही लेखक बोलते हैं कि दूसरी तरफ सैकड़ों मील दूर हड़प्पा में ज्यादातर जो है रेल लाइन बिछने के दौरान, जो जिसे हम विकास का प्रतीक मानते हैं, उस दौरान जो है वह ज्यादातर सबूत जो है नष्ट हो गए। आगे लेखक बताते हैं कि मोहनजोदड़ो के बारे में ये भी धारणा है कि यह एक तरह की राजधानी थी और यह शहर जो है वह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। यहाँ की आबादी 85,000 थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह मैदानी संस्कृति थी, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है वह छोटे मोटे टीलों पर बना हुआ था। लेखक बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो शहर जहां पर पहले था वहीं पर आज भी है, और आप इसके अगर वहां जाएं तो इसकी गलियों और सड़कों में आज भी घूमकर उस अनुभव का पता लगा सकते हैं। आगे लेखक यहाँ पर बने हुए बौद्ध स्तूप के बारे में बताते हैं, जो सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा सा बौद्ध स्तूप बना हुआ है। और यह कहते हैं लेखक कि यह सभ्यता के बिखरने के बाद जीर्ण शीर्ण टीले पर बना था और 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ये कितना पुराना टीला है। लेखक बोलते हैं कि 1922 में जब राखाल दास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और यहाँ पर खुदाई करवाई थी, जो एक पुरातत्व विशेषज्ञ थे, वे 1922 में यहाँ पर आए थे और वे इसी स्तूप की खोजबीन करने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन इसके इर्द गिर्द जब खुदाई करनी शुरू हुई तो उन्हें यहाँ पर एहसास हुआ कि यहाँ पर तो ईसा पूर्व के भी निशान हैं, यानी कि एक प्राचीन सभ्यता पूरी की पूरी यहाँ पर आबाद थी। तो फिर इस तरह से वहां पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हो गया। आगे लेखक बताते हैं कि पर्यटक बंगले से चल के वे जो वहां से निकले तो फिर सबसे पहले वे लोग इसी स्तूप के पास पहुंचे और पहली झलक पे ही वह अपलक देखते रह गए। इसे जो है नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप भी कहा जाता है। यह बहुत ही रोमांचक अनुभव रहा उनके लिए। आगे लेखक बताते हैं कि किसी भी स्थान को चाहे हमने तस्वीरों में, मूर्तियों में या शिल्प में के रूप में कितना भी देखा हो, लेकिन अपनी आंखों से देखने का जो अनुभव होता है वहां पर उस अनुभव का बयान करना बहुत मुश्किल होता है। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। जब लेखक वहां पहुंचे तो मौसम जाड़े का था, लेकिन दोपहर फिर भी धूप बहुत ज्यादा कड़ी थी दोपहर में। और लेखक बोलते हैं कि राजस्थान की धूप जो है पारदर्शी है, जबकि यहाँ की धूप जो है चौंधी आने वाली है। आगे लेखक बताते हैं कि नगर नियोजन की दृष्टि से मोहनजोदड़ो बहुत ही अनूठी मिसाल है। इसका मतलब है कि इमारतें आज भले ही खंडरों में बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी सड़कों और गलियों के विस्तार को जो है पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए बचे हुए खंडर भी काफी हैं। इससे ही पता लग जाता है कि कितना नियोजित शहर था, कितने नियोजित रूप से ये बसा हुआ था। यहाँ की अधिकतर सड़कें जो है सीधी हैं या फिर आड़ी, यानी कि आज के वास्तुकार जिसे ग्रिड प्लान कहते हैं, उस तरह की उस समय बनाई गई थी। लेखक बताते हैं कि जिस तरह आज ब्राजीलिया या चंडीगढ़ या इस्लामाबाद जो है वे ग्रिड शैली के शहर हैं, जो जिन्हें हम आज आधुनिक नगर नियोजन के उदाहरण बताते हैं, लेकिन उनकी बसावट जो है वह इस पर मतलब इस नगर को देखकर जो है इस बात पर जो है शंका होने लगती। आगे लेखक यहाँ के अलग अलग स्थानों के बारे में बताते हुए बताते हैं, जब वो स्तूप से आगे चले तो फिर उनको
महाकुंड के विहार की दिशा में वे उतरे, और फिर जिस तरह से उनको जगह जगह हर जगह खंडर ही खंडर दिखाई दे रहे थे, और दाईं तरफ से लंबी गली दिखाई दी जिसके आगे महाकुंड था। तो इस तरह से वे जो है वर्णन करते हैं कि वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा। लेखक बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में साधुओं के कक्ष मिलते हैं और स्नानागार, 8 स्नानागार भी मिले हैं। लेखक बताते हैं कि महाकुंड की सबसे खास बात है कि यहाँ पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी जैसे रिस ना सके और ना ही बाहर का अशुद्ध पानी जो है कुंड में आ सके, इसके लिए यहाँ पर दीवारों में ईंटों के बीच में चूने वगैरह का इस्तेमाल हुआ है। कुंड में पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ दोहरे घेरे वाला एक कुआं बना हुआ है। आगे लेखक बताते हैं कि सबको पता है कि सिंधु घाटी के दौर में उन्नत खेती के काल माना जाता है। वर्षों तक ये माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वे अन्न की उपज नहीं किया करते थे, बल्कि उसका आयात करते थे। लेकिन आज पता लग चुका है कि वे लोग जो है अन्न उपजाया करते थे। मूल रूप से वे लोग खेतीहर और पशु पालक लोग थे। उनके पास लोहे की जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी पत्थर और तांबे का इस्तेमाल उस समय भी हुआ करता था। पत्थर की खाने जो तो सिंध में थी, बल्कि तांबे की खाने जो थी वह राजस्थान में थी। इनसे बने हुए उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। आगे लेखक उपज के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर ज्वार, बाजरा और रागी की उपज होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगाया करते थे। झाड़ियों की बेड़ जमा किया करते थे। कपास की खेती करते थे। कपास को छोड़कर बाकी सबके तो बीज मिल चुके हैं वैज्ञानिकों को, और उन परखा भी गया है। कपास के बीज नहीं मिले बल्कि सूती कपड़ा मिला है, इससे ये अंदाजा लगाया गया है। मोहनजोदड़ो में जो है सूत की कताई बुनाई तो होती थी, साथ ही साथ रंगाई भी होती थी, और रंगाई के लिए एक छोटा सा कारखाना भी मिला है जो कि माधव स्वरूप वत्स जी को मिला था। आगे लेखक बताते हैं कि पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती कहलाती थी, जबकि आज के युग में पूरब की बस्तियां जो है वो गरीबों की बस्तियां मानी जाती थी। लेकिन मोहनजोदड़ो में इसका उल्टा था, यानी कि बड़े घर, चौड़ी सड़कें और ज्यादा कुएं। फिर लेखक बताते हैं कि इसी बस्ती में शहर की मुख्य सड़क भी है जो कि फर्स्ट स्ट्रीट के नाम से जानी जाती है। ये बहुत लंबी सड़क है, उस समय शायद ये पूरे शहर को नापती होगी। अब भी यह आधा मील बची हुई है। इसकी चौड़ाई जो है वह 33 फुट है। मोहनजोदड़ो में 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें सबसे चौड़ी शायद बैलगाड़ी रही होगी। और इस सड़क पर जो सड़क थी उसके ऊपर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती थी, और सड़क जो है वह बाजार में पहुंचती थी। इसी सड़क के दोनों किनारे पर घर बने हुए हैं, और लेकिन सड़कों की ओर जो है घरों का मुंह नहीं है बल्कि पीठ है, यानी कि कोई भी घर जो है वह सड़क पर नहीं खुलता। आगे लेखक बताते हैं कि ये शहर इतनी सुव्यवस्थित ढंग से बसा हुआ था कि ढकी हुई नालियां मिलती हैं जो कि मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर दिखाई देती हैं, और बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है, ये समानांतर रूप से ही मिलेंगी। हर एक घर में उस समय स्नान घर था, और घरों के भीतर से पानी या गंदा पानी वगैरह बाहर निकालने के लिए नालियां थी जो कि हौद तक आती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती थी। कहने का मतलब उस समय भी ड्रेनेज सिस्टम वहां का बहुत अच्छा था। आगे लेखक बताते हैं कि घर जो है दोनों तरह के हैं, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, लेकिन सब घर जो है वे कतारों में बने हुए हैं, और जो है अधिकतर घर जो है वे 30 गुना 30 फुट के साइज के हैं, जबकि कुछ हिस्से दुगने और तिगने आकार के भी हैं, और इनकी वास्तुशैली एक जैसी ही लगती है। लेखक बताते हैं कि यही वह जगह है जहां से प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली थी, और यहीं पर से जो है वह याजक नरेश की मूर्ति भी मिली थी। यहाँ पर एक बड़ा घर भी है जिसे उपासना का केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की तरफ जाती हैं, जो कि आज ध्वस्त अवस्था में मौजूद है। आगे लेखक बताते हैं कि यहाँ पर कुओं को छोड़कर बाकी सब चीजें जो है वे चौकोर या आयताकार रूप में ही मिलती हैं। कहने का मतलब केवल कुएं ही हैं जो गोल आकार में हैं। मोहनजोदड़ो में किसी भी घर में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जे नहीं मिलते हैं, और गर्म इलाकों में जबकि घरों में छाया के लिए छज्जे जरूर होते हैं। तो या तो यह हो सकता है कि उस वक्त इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी। मोहनजोदड़ो में मोहरों के ऊपर पशुओं के चित्र याद आते हैं, जो कि शेर, हाथी, गेंडा इत्यादि इनके चित्र बने हुए, लेकिन वे इस मरुभूमि में तो हो नहीं सकते।
तो इसका मतलब तो ये हो सकता है कि क्या शायद उस वक्त यहाँ पर जंगल थे, क्योंकि यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ पर अच्छी खासी उस समय खेती हुआ करती थी। आगे लेकर कयास लगाते हैं कि बारिश भी शायद उस काल में काफी होती होगी, तो शायद बारिश घट गई होगी या कुओं का अत्यधिक इस्तेमाल किया गया होगा, तो पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ गया। आगे लेखक बताते हैं कि यहाँ के दृश्यों को देखकर राजस्थान की याद आती है। राजस्थान से बहुत ज्यादा मेल हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात के दृश्य जो है वो अधिकतर देखने में एक जैसे ही लगते हैं। लेखक बताते हैं कि मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए उन्हें कुलधरा की याद आई, जो कि जैसलमेर में है। आगे लेखक बताते हैं कि किस तरह से वह वहां का जो है म्यूजियम देखने गए उसके बाद, क्योंकि खंडरों से वे निकले और लेकिन म्यूजियम की पूरी इमारत में, जब साबुत इमारत में आए तब भी उन्हें वहां के सामानों को देखकर खंडरों से निकल आने का एहसास नहीं हुआ, जबकि म्यूजियम एक छोटा सा ही है, सामान भी यहाँ पर ज्यादा नहीं है। अहम चीजें जो है वह कराची, लाहौर, दिल्ली या लंदन में है। आगे लेखक बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रदर्शित हुई हैं। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद भांड यानी कि पहले भी बताया था मैंने आपको बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र और चौपड़ की गोटियां वगैरह, दिए, माप तोल के पत्थर आदि जो चीजें हैं वे यहाँ प्रदर्शित हैं। लेखक बताते हैं कि एक बहुत अजीब सी चीज देखने को मिली कि म्यूजियम के अंदर इन चीजों में औजार हैं लेकिन हथियार कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये लोग हथियारों का इतना प्रयोग नहीं किया करते थे, और शायद वहां पर अनुशासन इतना रहा होगा लेकिन ताकत के बल पर नहीं रहा होगा, क्योंकि राजतंत्र था लेकिन फिर भी हथियार नहीं मिलना ये बहुत ताज्जुब की बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर कोई सैन्य सत्ता नहीं रही होगी, मगर फिर भी लोगों में अनुशासन जरूर था। इसी तरह से लेखक बोलते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में ना ही भव्य राजप्रसाद मिले हैं यानी कि महल मिले हैं, ना ही मंदिर मिले हैं। यहाँ तक कि वहां के नरेश, वहां के राजा के सिर का जो मुकुट मिला है वह भी एक छोटे से सिरपेच के बराबर है। सिरपेच होता है जो दूल्हे की पगड़ी के ऊपर जो एक छोटा सा, कभी आपने देखा होगा, पिन जैसा लगाया जाता है, सुंदर सा गोल्डन, कई बार वो गोल्ड का भी बना हुआ होता है। लेखक बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो न सिर्फ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था बल्कि सबसे समृद्ध शहर भी था, और परंतु फिर भी वहां पर किसी प्रकार की भव्यता का आडंबर नहीं मिलता। वहां के लोगों के लिए कला का बहुत ज्यादा महत्व था, उनकी सुरुचि उनकी चीजों में झलकती है जो कि वहां पर देखने को मिलती हैं। लेखक बताते हैं कि खुदाई में कुछ सुइयां भी मिली हैं जो तांबे और कांसे की हैं, और इससे पता लगता है कि 2-3 इंच लंबी इन सुइयों को देखकर पता लगता है कि ये कशीदाकारी के काम आती होंगी। आगे लेखक बताते हैं कि यही सब है जो वहां मिला है, बल्कि अभी और भी बहुत कुछ मिलना बाकी है, लेकिन अब शायद वो कभी हासिल ना हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर सिंधु के पानी के रिसाव से दलदल की समस्या पैदा हो गई है, और इन खंडरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो यह था पाठ। धन्यवाद।